हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन कुमार। और अभी बच्चे देखो, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 है आपका लाइट। और लाइट के अंदर देखो, अगर मैं इंट्रोडक्टिव पार्ट की बात करता हूँ ना, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आएगी। उसको आप स्टार्टिंग में अगर क्लियर कर लेंगे तो पूरे चैप्टर के दौरान आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो देखो आज क्या हमारा चैप्टर है, उसमें हम लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो लाइट होती क्या है, दूसरा मिरर्स, तीसरा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस आएंगे, उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। पहले हम मिरर की बात करते हैं, इसमें हम बात करेंगे प्लेन मिरर। पहले प्लेन मिरर की बात करेंगे तो देखिए, इसी में एक टर्म आएगी रिफ्रैक्शन और एक आएगी रिफ्लेक्शन। इसको लिख देता हूं, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्नेल्स लॉ पे भी जाएंगे हम। ठीक है, ताकि इनको देखो क्या होता है। देखो, मिरर और इमेज, इनके बारे में तो आप सबने सुन ही रखा होगा। मिरर में, हर घर में मिरर होता है। आप कहीं भी जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं मिरर दिखाई दे ही जाता है। और मिरर एक इमेज की फॉर्मेशन करता है। और उस इमेज के बारे में भी आपने सुना होगा, भाई ये इमेज इरेक्ट है, रियल है, वर्चुअल है, इस टाइप की बातें आपने सुनी होंगी। और इसमें और भी काफी टर्म्स हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कुछ बेसिक डिफरेंस देखो आप। सबसे पहले अगर मैं मिरर की बात करता हूं, तो देखो आप सबको पता है कि मिरर के अंदर आपका प्लेन मिरर की बात करता हूं, एक साइड पॉलिश्ड सरफेस होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है। और मान लो इस पॉलिश्ड सरफेस पर कोई भी लाइट, इंसिडेंट लाइट की बात करता हूं, आएगी तो इस पर स्ट्राइक करेगी, तो ये मिरर इसको क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा। क्यों? जो पीछे वाला पार्ट है वो पॉलिश्ड है, तो सीधी सी बात है, कोई भी लाइट इस पर आकर स्ट्राइक करेगी तो ये उसको वापस बाउंस बैक कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट। अब बात ये आती है, सर अगर ये सरफेस पॉलिश्ड नहीं होता तो क्या होता? तो बच्चे दूसरा प्रोसेस होता, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। उसमें क्या होता है सर, मैं बताता हूँ। मान लो ये आपका ग्लास स्लैब है, पॉलिश्ड नहीं है, मैं क्यों कह रहा हूँ, ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब पे कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है, तो यहां पर एक कंसेप्ट और भी आएगा, दैट इज अ मीडियम। और मीडियम में रेयर और डेंसर मीडियम्स आएंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा पूरा कंप्लीट। उसी में स्नेल्स लॉ हम डिस्कस करेंगे। चलो इधर बेसिक देखो आप, रिफ्रैक्शन में क्या होगा, मैं रिफ्लेक्शन लिख रहा हूं यहां पर, ये आपका रिफ्रैक्शन है। इस रिफ्रैक्शन में क्या होगा कि आपकी जो इंसिडेंट रे है, ये जैसे ही ग्लास सरफेस पर, जो ग्लास स्लैब है इसके सरफेस पर जैसे स्ट्राइक करेगी, तो ये अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी, पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी। इसी में ही आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, और हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो आपकी इंसिडेंट रे है, रेयर से डेंसर में, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। इन सबको डिस्कस करेंगे। तो फिर यहाँ से निकलने के बाद, इस ग्लास स्लैब से आउट होने के बाद, ये दोबारा से जो अपने पाथ को रीट्रैक करेगी, वो पाथ और जो इसका पहले वाला जो पाथ होता है, इस दोनों के जो बीच का जो गैप आएगा, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, दैट इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं आपको इंट्रोडक्टिव पार्ट बता रहा हूं। पहले स्टार्टिंग में 5 से 6 जो आपके टॉपिक्स रहेंगे, उनका इंट्रोडक्टिव पार्ट है। इसी तरह देखो, मिरर और लेंस की अगर मैं बात करता हूं, तो लेंस भी आपकी जनरली टाइप के काफी होती है, पर हम डिस्कस करेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स स्टार्टिंग में। अब बात ये आती है कि सर कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो लेंस की हम बात कर रहे हैं, और मिरर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिक? तो बेटा मेन बेसिक डिफरेंस है ना, मैंने आपको बताया था, दैट इज द पॉलिश्ड सरफेस।
इसी तरह सॉरी थोड़ा सा इसके बाद इन्हीं में जो हम टर्म यूज करने वाले हैं दैट इज अपर्चर, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल लाइन। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, देखो सपोज करो ये कोई मैंने पॉलिश सरफेस ले लिया है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके मान लो सपोज करो पैरेलल में मैं इंसिडेंट रेज को ड्रॉ करता हूं। अब ये कर्व्ड सरफेस पे जैसे स्ट्राइक करेंगे तो पॉलिश सरफेस है, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। इस वजह से ये जो आपकी इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे और ये आपकी हो चुकी है रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके अंदर अगर मैं तो बता देता हूं आपको, देखो बेटा अगर मैं प्लेन सरफेस की बात करता हूं, देखो जरा समझाता हूं आपको। ये मान लो इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और मैं बीच में नॉर्मल ड्रा कर लेता हूं। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये बीच में मैंने नॉर्मल दे दिया। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, एंगल आई, यही बात आपको याद रखनी है बस, और ये आपका एंगल आर। और जो आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उन्हीं के अंदर आप पढ़ोगे कि आपका एंगल आई ऑलवेज विल बी इक्वल टू एंगल आर। ये आपका इंसिडेंस एंगल है। इंसिडेंस वर्ड क्या सजेस्ट करता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ये वाली, ये रे आपका जो सरफेस है, और आपको दिख रहा होगा मैं बार बार बता रहा हूं ये मिरर सरफेस है, पॉलिश कर रखा है नीचे से, इस पर जैसे स्ट्राइक कर बाउंस बैक वापस उसी मीडियम में होगी, तो बीच में मैंने नॉर्मल ड्रा कर दिया है। तो ये आपका एंगल आई और एंगल आर रहेगा, दोनों ऑलवेज इक्वल रहेंगे। मिरर का केस लिया था स्टार्टिंग के अंदर, प्लेन मिरर के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपकी इमेज की फॉर्मेशन होती है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, वहां पर प्रिंसिपल फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस। देखो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल मैंने दो रेज ड्रा कर रखी है यहां पर, ये दोनों जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर में बता देता हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से और ये मान लो आपका पोल है, पोल तक की डिस्टेंस जस्ट रेडियस रहेगी r, मैं यहां लिख रहा हूं r। अब बात आती है FE फोकल लेंथ, यहां से और यहां तक की डिस्टेंस दैट इज FE रहेगी, और ये जो पॉइंट रहेगा आपका दैट इज द प्रिंसिपल फोकस रहेगा। इंट्रोडक्टिव पार्ट में बच्चे छोटी छोटी ये टर्म्स थी, इनको एक बार आपको भी बुक में देखना है, जहाँ पे डाउट है, जहाँ डाउट लगे आपको मेरे से कंफर्म करना है, पूछना है। इन टर्म्स के क्लियर होने के बाद ये हम आगे चलेंगे, इसमें फिर आगे लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, इन सबको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल बेसिक आपको बताया है, इन सबको आपको देख। हेलो माय नेम इज अमन कुमार। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लेन मिरर के बारे में, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को मैंने स्टार्टिंग में दिया था एज ए इंट्रोडक्टिव पार्ट। अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसके बारे में। देखिए सबसे पहले तो देखो रियल रिफ्रैक्शन जो टर्म है आपकी, ये क्लियर करो ये कहाँ से आई है, क्यों आती है। फिर दूसरा हम क्लियर करेंगे बच्चे मीडियम्स के बारे में, भाई रियल मीडियम कौन सा होता है, डेंस मीडियम कौन सा होता है,
और अगर आपके मीडियम चेंज होते हैं तो जो आपकी इंसिडेंट लाइट होती है उस पर क्या इफेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले तो कभी बिल्कुल क्लियर करो, कोई भी इंसिडेंट लाइट है, कोई भी इंसिडेंट रे है, अगर उसके मीडियम चेंज नहीं होते हैं तो वो सिंपली जिस वे से आ रही है उसी वे से ट्रैवल करती रहेगी। बात मीडियम आती है, मीडियम होते क्या है, देखो पानी है मीडियम है, एक तरह से हवा है मीडियम है। अगर यहीं पर बात कोई और लिक्विड आ जाता है, जैसे मान लो घी आ गया, कैरोसिन ऑयल आ गया, या कोई भी एक ऐसा फ्लूइड लगा लो या ग्लास स्लैब लगा लो जिससे आपकी रे लाइट ट्रैवल कर जाए। बट इतना क्लियर कर दो, जब भी आपकी लाइट ट्रैवल करेगी, ट्रैवलिंग के दौरान उसकी वेलोसिटी में और उसकी डायरेक्शन में तो हर हाल में चेंजमेंट आएगा, हर हाल में चेंजमेंट आएगा। तो अब बात करेंगे रेयर और डेंसर मीडियम की। अब रेयर एक तरह से रेयर हल्का होता है लाइट मीडियम से, डेंसर डेंस भारी मीडियम, समझ रहे हो। लाइट और डेंस दो अलग अलग टाइप के मीडियम्स होते हैं। अब देखो मैं बात लाइट मीडियम की करता हूँ, हवा की बात करता हूँ, और हवा से आपका जो इंसिडेंट रे है एकदम से सपोज करो पानी में जाती है लाइट, जो आपकी इंसिडेंट रे। तो मैंने एक केस यहाँ पर लिया है, देखो आपका यहाँ देखो ये आपका प्लेन सरफेस है मेरे पास, प्लेन सरफेस के ऊपर ये देखो ये मैंने एक इंसिडेंट रे दिखाई है, इंसिडेंट रे आने वाली रे। अब मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी थी, बेंडिंग ऑफ द लाइट रे एट द सरफेस सेपरेटेड बाय टू मीडियम्स। देखो दो मीडियम, एक एयर हो गया एक वाटर हो गया, और ये क्या है, ये सरफेस है जो सेपरेट कर रहा है दो मीडियम्स को। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए एक नॉर्मल ड्रॉ किया था जो मैंने एन से शो किया है, एन से शो किया है। जैसे आप इंसिडेंट रे एयर से वाटर की साइड आई है, तो आप सबको पता है अगर वाटर नहीं होता तो अगर सिंपली एयर ही होती तो जो आपकी इंसिडेंट रे है ये सीधी पास हो जाती है, जिस डायरेक्शन से आ रही है उसी में निकल जाती है। बट यहाँ पर आपका मीडियम का चेंजमेंट हुआ है, रेयर से डेंसर में जा रही है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी आपकी रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये ध्यान रखना, ये आपका जो नॉर्मल है डेंसर मीडियम में आपकी रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की साइड बेंड हो जाएगी आपकी इंसिडेंट रे। ठीक है, क्लियर कर लेना, यही आपको आगे परेशान कर सकता है, डाउट क्रिएट यहीं पे आएगा कि भाई टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपको याद रखना है। पहला केस है सिंपली एयर से वाटर वाला, टुवर्ड्स द नॉर्मल, देखो मैंने टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड भी कर दिया है। इसके बाद आप देखो, आप ये आपका जो एंगल है दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये वाला जो आर से मैंने शो किया है दैट इज द रिफ्रैक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बोल सकते हैं। दो चीजें हो चुकी है आपकी यहाँ पर। इसके बाद देखो अगर मैं दूसरा केस लेता हूँ, रेयर से डेंसर, तो हमने अभी डिस्कस किया है। दूसरा मैंने लिया है डेंसर से रेयर, इसको अपोजिट कर देता हूँ। और अगर मैं इसको अपोजिट करता हूँ तो आपको पता है सेम मैंने यही जो इधर मैंने लिखा हुआ है आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इसी को मैं रिवाइज किया, जस्ट मीडियम चेंज किए। मीडियम के अंदर आप देखिए ऊपर मैंने वाटर लिया है, नीचे एयर लिया है। M1 M2 भी नाम दे सकते हैं आप इनको। M1 M2 नाम देने के बाद आप ये देखिए इंसिडेंट रे मैंने शो की सरफेस पे, इंसिडेंट रे के बाद मीडियम चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो रे है वो टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो देखो इससे अपोजिट कर देंगे, इसमें टुवर्ड्स नॉर्मल थे, यहाँ पर आपकी जैसे वाटर से मान एयर में आपकी इंसिडेंट रे एंटर करती है तो ये आपकी देखो अवे फ्रॉम नॉर्मल, मैंने यहाँ साइंस लिखा रखा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। हालांकि इस रे को अगर मीडियम में फिर करा अगर नहीं होता, सिर्फ वाटर ही होता, तो ये शायद इंसिडेंट रे ऐसे जानी थी, और बट अब ये रे आपकी अवे फ्रॉम नॉर्मल हो चुकी है। इसके बाद इसी केस को आप ग्लास स्लैब में भी ले सकते हैं, जैसे ग्लास स्लैब का केस मैं दिखाता हूँ आपको। ये लो ध्यान देते हैं, सपोज करो आपकी ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब का आपकी इंसिडेंट रे ये है, तो यहाँ पर आपको पता है क्या है, एयर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दो, मैंने ये ड्रॉ कर दी नॉर्मल, एंड रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर, ये वाला केस है। किधर मुड़ेगी, जाना था इसको कैसे ऐसे, बट ये मुड़ जाएगी ऐसे। अब फिर आगे नॉर्मल ड्रॉ कर दो, अब ये डेंसर है, अभी रेयर है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो इंसिडेंट रे इसकी पैरेलल हो जाएगी दोबारा से जाके, और इस गैप को बोला जाता है दैट इज स्मॉल डी
2D को बोला जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन में डिस्कस नहीं करा, मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। सिर्फ जो मेन बात आपको याद रखने वाली है वो सिर्फ इतनी है, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर के दौरान जब भी आपका लाइट रे है वो रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर हो जाएगा, तो कब वो नॉर्मल की साइड बैंड होगा, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगा। इसके एप्लीकेशन से हम लोग भी डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक आपका रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई आर से शो करेंगे, इसी को बच्चे आपको करना है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन कुमार। और देखो बच्चे, प्रीवियस लेक्चर में आपको ध्यान होगा हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन के बारे में, जो हमारा लाइट का टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसमें रिफ्रैक्शन डिस्कस किया था। आज मैं लेता हूँ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो जैसे रिफ्लेक्शन की कुछ कंडीशंस थी, इंसिडेंट लाइट का आना, फिर अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाना, इसी तरह रिफ्लेक्शन इसकी कुछ कंडीशन रहेंगी। इसमें भी एक इंसिडेंट एंगल रहेगा, एक रिफ्लेक्टिव एंगल रहेगा। क्या रहेगा देखो रिफ्लेक्शन इसमें? जो फर्स्ट कंडीशन है बच्चे वो क्या है कि जैसे कोई भी मान लो, मैं ये आपका लेता हूँ पॉली सरफेस है, इस पॉली सरफेस पे रिफ्लेक्शन का मतलब है कि किसी भी लाइट का इस सरफेस से टकराकर बाउंस बैक कर जाना है, सरफेस को क्रॉस ना करना। बाकी मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी भी सरफेस पर कोई भी इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करती है ना, तो उसके अंदर हम ये जरूरी नहीं है कि वो ऑलवेज रिफ्रैक्ट करे, रिफ्लेक्ट करे। समझ रहे? दोनों कंडीशंस को कई बार एब्जॉर्ब भी कर लेता है सरफेस। जैसे कि आपने कई बार गाड़ी का एग्जांपल देखा, अगर गाड़ी आपकी धूप में खड़ी है बाहर, तो एक टाइम के बाद जैसे आप गाड़ी को ओपन करते हो तो गाड़ी का जो टेम्परेचर होता है वो मस्ट मोर ज़्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। उसमें क्या होता है कि जो इंसिडेंट रेज होती है, इंसिडेंट लाइट होती है, वो गाड़ी के अंदर एंटर तो कर जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो लाइट वेव की वेवलेंथ होती है, सारे पैरामीटर्स पर फर्क पड़ता है। और अंदर जाने के बाद वो जो इंसिडेंट लाइट होती है वो एस्केप आउट नहीं कर पाती, बाहर नहीं आ पाती है, और वो इंटरनल कोलिजन करती है गाड़ी के अंदर, जिसके कारण गाड़ी का टेम्परेचर वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब देखो मैं अभी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे के बारे में बात करता हूँ। हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, ये मान लो आपका कोई इंसिडेंट रे है, और ये सरफेस पर कर रही है स्ट्राइक, पॉलिश सरफेस पर, और जैसे ही इसने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ये इंसिडेंट थी और ये अब आपकी हो चुकी है रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड ये हो चुकी है रिफ्लेक्टेड। अब एक काम कीजिए, आप दोनों के बीच में एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं, परपेंडिकुलर। मैंने ये ड्रा कर दिया है, आप इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। किसके साथ में है? सरफेस के साथ में, दोनों इंसिडेंट रे के बीच में मिड में डाला है परपेंडिकुलर को, एन बोल देता हूं इसमें। एन इज द परपेंडिकुलर। अब देखना, जो इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर के बीच का ये एंगल है, इसको मैंने नाम दिया है एंगल आई, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कह सकते हैं, इंसिडेंट एंगल भी कह सकते हैं। और जो ये आपका ये वाला एंगल है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसका मैंने नाम दिया है आर, रिफ्लेक्टेड एंगल आर। इसके अकॉर्डिंग जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो मेन होता है दैट इज एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड एंगल के ऑलवेज इक्वल होता है। एक बात और आपने नोट की होगी, देखो ये जो आपका मीडियम था अबाउट द पॉलिश सरफेस, तो मान लो इसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कुछ, मैं इधर लिखता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको म्यू से शो करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय द टर्म म्यू, इसको म्यू से शो करते हैं। तो अगर ये आपका मीडियम n1 है, दैट में बी एयर, दैट में भी वाटर, कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसको नाम दे रहा हूं यहां पर एयर का, यहां लिख देता हूं इधर एयर। तो आपने एक बात नोट की होगी, जो आपकी इंसिडेंट रे थी वो रिफ्लेक्ट बैक होके, बाउंस बैक होके सेम उसी मीडियम में चली गई है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, जो मीडियम था, वो आपकी इंसिडेंट रे और
रिफ्लेक्टेड रे ने चेंज नहीं किया है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका रिफ्लेक्शन ऑलवेज रेगुलर ही है। नहीं समझा मेरी बात? एक तो होता है यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं रिफ्लेक्शन, और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर में क्या रहेगा? आपके इरेगुलर में ये रहेगा कि मान लो अगर आपका सरफेस रेगुलर नहीं है, मैं दिखाता हूं ऐसे, हमारा तो सही है, इधर देखो आप, ये मान लो आपका पॉलिश सरफेस है, ये आपका पॉलिश सरफेस है, बट है इरेगुलर, एक किसी प्रॉपर शेप में नहीं है। ये अगर शेप में नहीं है तो मान लो एक रे आपकी यहां पर आई तो वो रिफ्लेक्ट बैक तो करेगी, ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर जाए। एक इंसिडेंट रे आपकी यहां इंसिडेंट हुई, ऐसे चली जाए। सिमिलरली एक रे आपकी ऐसे आए, ऐसे जाए। अब बात यहां पर ये आती है कि जो आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की थी, दैट इज एंगल आई विल ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, वो यहां पर अडॉप्ट होगा या नहीं होगा। यहां पर एक मेन बात आती है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि सरफेस तो आपका रेगुलर नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात? कई बार ये बताया गया है कि ये क्वेश्चन पुट भी हुआ है कि अगर मान लो आपका प्लेन सरफेस है तो इस केस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है जी, एंगल आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर। बट अगर मान लो मैंने इसी सरफेस को इरेगुलर कर दिया तो क्या कंडीशंस आएंगी? क्या? फिर दूसरी बात ये भी आती है, इसमें जो आपकी इंसिडेंट रे है और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, क्या वो सारी की सारी सेम प्लेन में जाएंगे या यहाँ पर प्लेन चेंज हो जाएगा? तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पुट होता है कि अगर मैंने सरफेस को इरेगुलर कर दिया है तो, अगर मैंने सरफेस को इरेगुलर कर दिया है तो जो सरफेस है क्या वो लाइट की एनर्जी को, लाइट की इंटेंसिटी को, लाइट की वेवलेंथ को अफेक्ट करेगा? क्या उसको एब्जॉर्ब करेगा? इस तमाम तरह की बातें आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंडर होंगी, जो स्नेल्स लॉ के थ्रू भी आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आने वाला है। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो मैंने अभी रेगुलर बच्चे आपको बताया है कि आपको इनके आंसर्स ढूंढने हैं। दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है। तीसरी जो बेसिक मैंने चीजें बताई बच्चों को आपको देखनी है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।